Hello everyone, this is Nidhi. I am the program head of our Execute Prelims Test Series. I was also a mentor to many of you in last year's Transform program. Satyam sir had asked me to take a session for you all. I understand that prelim sometimes becomes a hurdle for many of us. Even if it's not a hurdle, there's this phobia that UPSC can ask anything and everything under the sun. While that is true, there are always some basic things that we can do right to increase our chances of getting to main stage and getting our ticket to Lavasana, right? So today I'll share my tips and tricks which have helped me clear CSE prelims for the last 6 years in with a comfortable margin, right? So see, CSE prelims 2019 to 25 I gave. इसमें in my first attempt which was 2019 I scored around 112 marks जो कि 14 marks above cut off था, right? In my last attempt 2025 I'm expecting to score around 116 marks जो कि will know कट ऑफ से कितना ऊपर या कितना नीचे है. Forest कट ऑफ भी I have qualified 5 times. Then as I said I was also transform mentor to many of you in last year's transform program. So अभी हम देखेंगे बहुत बेसिक से we will start and will understand कि irrespective अगर आप 26 अटेम्प्ट दे रहे हैं और 27 अटेम्प्ट दे रहे हैं, यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन, राइट? सो एज वी ऑल नो जो हमारा यूपीएससी का जर्नी है इट्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. द प्रिपरेशन फेज जो कि अराउंड 6 to 8 months का होता है, ठीक है. देन दिस प्रैक्टिस फेज जो फॉर CSE प्रीलिम्स ओनली. दिस सेशन विल फोकस प्राइमरीली ऑन आवर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months, right? And then there's this execution phase which is our DT, the day of our exam. हम इसको इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे and we'll understand strategy for each phase, right? So preparation phase की अगर हम बात करते हैं, preparation phase as I said जहाँ पे आप combined preparation करते हैं prelims और means दोनों की, right? Let's say you have started in June और May और जुलाई, जब भी आपने स्टार्ट किया उसके बाद से till December, January और Feb you are doing your optionals, you are studying GS and you are for a first person who will be writing their first attempt, आप हर चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हैं. तो देर आर सम थिंग्स दैट वी कैन मेक राइट एट दिस स्टेज ओनली जो हमारी मदद करे प्रीलिम्स में कंफर्टेबल स्कोर लाने में. एंड आई कांट एम्फेसाइज इनफ कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग ऑफ स्टफ. कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग का ये मतलब है फर्स्ट दैट यू आर गेटिंग दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट इन गुड एडिक्वेट डेप्थ. आपके पास यही मौका होता है दिस 6 to 8 months जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को अच्छे से टाइम दे के समझ सकते हैं. नाउ अगेन थोड़ा सा अगर हम इसको एग्जाम्पल लेके समझें तो लेट्स से आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी में इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि GDP और GNP का डिफरेंस क्या है. आपको वो चीज़ रटना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट बी मेमोराइजिंग एनी इक्वेजन फॉर इट. आपको पता होना चाहिए कि GNP में नेशनल वर्ड्स आए तो उसका क्या मतलब है, GDP में जो ग्रॉस है उसका क्या मतलब है, डोमेस्टिक का क्या मतलब है, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, राइट? या फिर लेट्स से एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर लेट्स से इन्फ्लेशन से डिप्रिसिएशन होगा कि एप्रिसिएशन होगा. दीज आर द थिंग्स जो आपको कभी भी रटनी नहीं है. ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट्स से आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है. नाउ पॉलिटी में अगर हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं, तो दे आर चैप्टर वाइज डिवीजन होता है. वहाँ पे आपने एक चैप्टर प्रेसिडेंट पे पढ़ लिया, एक पार्लियामेंट पे पढ़ लिया, एक आपने प्राइम मिनिस्टर पे पढ़ लिया, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे पढ़ लिया. बट दैट्स नॉट इनफ. जब हम किसी भी चीज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने जाते हैं तो हम ये समझेंगे कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है. अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट को लिमिटेड पावर्स क्यों दी गई है? वी रीड इट एवरीवेयर कि प्रेसिडेंट के पास तो लिमिटेड पावर्स होती हैं. वी शुड नो कि इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट the prime minister is the head and prime minister through council of minister is accountable to the lower house of the parliament and then through the lower house to the people of this country. now president जो directly elected नहीं है वो direct accountability नहीं दे सकता है, इसलिए president की limited powers है, ठीक है. अगेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में सीडेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सब चीज़ें मेमोराइज कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग में आता है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. सेकेंड इज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. ये चीज़ आपको यहीं करनी है, राइट? क्योंकि बाद में चांस टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है जब आप आगे आते हैं, आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी है, टेस्ट लगाने, MCQs करने. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रीडिंग बिटवीन द लाइन्स? वी शुड
not just read whatever is given in the text but use our mind to understand कि उसके बीच में क्या है. लेट्स से जैसे हम आर्टिकल 15 एंड 16 पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन पॉलिटी. अब आर्टिकल 15 में देर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 16 में देर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. हमको ये चीज़ बहुत कॉन्शियसली ध्यान देना है कि यार इन दोनों में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कंडीशन है, कंडीशन ऑफ रेजिडेंस यहाँ गिवन है यहाँ नहीं गिवन है. तो वो चीज़ हमें फर्स्ट रीडिंग में ही, सेकेंड रीडिंग में क्लियर होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सुपरफिशियली बस पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट में दिस क्वेश्चन केम कि कौन सा एनिमल है जो रोल होके खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है. वन ऑफ द ऑप्शंस वाज हेजहॉग. नाउ मुझे नहीं पता हेजहॉग क्या है, बट आई हैड सीन इट्स पिक्चर. कोई भी इन्वायरमेंट की मैं बुक पढ़ रही थी इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स और उसमें ये पिक्चर मुझे हेजहॉग की दिखी. तो आई रिमेंबर जस्ट द पिक्चर कि यार कांटे होता है, गोल होता है, कांटे होता है, तो वो शायद खुद को वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा होगा और वैसे मेरा आंसर ठीक भी हो गया हो, ठीक है. तो एक ब्रॉड माइंड से जब भी हम पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको उतने ही ब्रॉड माइंड से हमें पढ़ना होगा. थर्ड इज़ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड सोर्सेज. व्हाट डू आई मीन बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड सोर्सेज? कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो क्वेश्चन अगर CSA प्रीलिम्स में आता है और हर बच्चा सही कर रहा है, वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए. और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब जो सोर्सेज स्टैंडर्ड है, जहाँ से UPSC क्वेश्चंस उठा सकता है, लाइक आर NCERTs, ठीक है. ये NCERTs हमें स्किप नहीं करनी है. आई नो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बट व्हाट इफ UPSC पिक्स अ क्वेश्चन फ्रॉम NCERTs एंड देन वी आर लाइक कि ये तो हमने नहीं पढ़ा था. वहाँ पे हम थोड़ा सा एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है. NCERT स्पेशली फॉर जोग्राफी एंड हिस्ट्री, तो आई रिकमेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीड. जोग्राफी की जो NCERTs हैं वहाँ से एज इट इज़ UPSC लाइन्स उठा सकता है, बिकॉज UPSC के लिए स्टैंडर्ड सोर्स वही है. हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर वी आर रीडिंग, बट फॉर UPSC टू पिक अ क्वेश्चन एंड जस्टिफाई इट्स ऑप्शंस, स्टैंडर्ड सोर्सेज NCERTs ही रहेंगी ब्रॉडली, राइट. सेम फॉर हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री इज़ अ फैक्चुअल सब्जेक्ट, देयर इज नो एंड टू वॉट एवर वी कैन रीड. बट अगर हम अपना बेसिक्स कवर करके चलें, अपना ग्राउंड जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं वो करके चले, तो आर चांसेस ऑफ मार्किंग दैट क्वेश्चन राइट इंक्रीजेस, राइट. तो इनके लिए NCERT. नाउ फोर्थ इज कीपिंग योर रिसोर्सेज वेरी 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 लिमिटेड. एक रिसोर्स को आप 10 बार पढ़ लो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप 10 रिसोर्सेज को एक एक बार पढ़ो. इस वाई एम सेइंग दिस नाउ अगेन फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव. जब कोई भी क्वेश्चन आता है, लेट्स से देयर इज दिस क्वेश्चन एंड इट हैज़ 1 2 3 4 ऑप्शंस, ठीक है. ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, बट यू हैड रेड ओनली वन सोर्स जिन पे आपने ये दो ऑप्शंस के बारे में कहीं पढ़ा था. नाउ अगर आपने एक सोर्स को 10 बार पढ़ा है, यू विल बी वेरी श्योर ऑफ एटलीस्ट दीज 2 ऑप्शंस टू नो कि या तो ये ऑप्शन सही है या गलत है. लेट्स से आपने कोई भी पॉलिटी ब्लू बुक पढ़ा है, ठीक है, उसमें अगर आपने उसको 10 बार पढ़ा है, यू वुड वेरी श्योरली नो कि यार ये चीज़ तो मैं पढ़ के आया हूँ, इस टॉपिक को तो मैंने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली सोच से पढ़ा है 10 बार कि दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन और दिस कैन बी एन ऑप्शन. तो आपका एलिमिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो गेम ऑफ एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. नाउ अगर आप 10 रिसोर्सेज को एक एक बार पढ़ोगे, आप इन चारों ऑप्शंस में ही कंफ्यूज रहोगे. यू विल नेवर बी 100% श्योर कि यार मैंने वो बुक में ये पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था, नाउ आई एम नॉट श्योर कि आंसर क्या मार्क करूँ इसका. ये अनसर्टेनिटी हटाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आर रिसोर्सेज लिमिटेड. आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. सी, मिडीवल इंडिया आजकल वेटेज बढ़ रहा है, ठीक है. इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड मिडीवल इंडिया के नोट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ओनली 7-8 पेजेस, ठीक है, और मैंने वो ही किया सिंस माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू माई लास्ट अटेम्प्ट एंड आई कुड स्कोर कंफर्टेबली वेल इवन इन मिडीवल इंडिया, बिकॉज वो चीज़ें तो मुझे बाय हार्ट याद थी. तो जब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें इधर मुझे क्वेश्चन के बारे में पता है, इफ़ आई एम लकी दैट डे, अदरवाइज़ मुझे उन 4 ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस का पता है जिनको मैं बहुत ईजिली एलिमिनेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे रिसोर्सेज है उनमें तो ये चीज़ ऐसे लिखी हुई थी, राइट. जैसे लेट्स से कोई आपको आर्ट एंड कल्चर में स्कॉलर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है. अगर आपने 4 ही पढ़े, आपने बाण भट्ट पढ़ा, आपने कालिदास पढ़ा, ठीक है, देन आपने लेट्स से और 1-2 स्कॉलर्स पढ़ लिया आपने, ठीक है. तो इन स्कॉलर्स के अलावा अगर इन स्कॉलर्स की किसी भी बुक का नाम आता है तो यू विल बी वेरी श्योर कि ये इसकी है, और इनकी बुक का ऑप्शन किसी और में आता है तो यू विल नो कि इसकी नहीं है. अब ऐसे तो देयर इज़ नो लिमिट, आप 20 और पढ़ के जा सकते हैं और उनको सिर्फ एक एक बार पढ़ेंगे, तो यू विल नेवर बी वेरी श्योर कि यार ये आंसर मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, राइट. तो इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे. वन मोर थिंग आईड लाइक टू ऐड एट दिस प्रिपरेशन फेजेस,
it's my humble request, ask as many doubts as you can ask. और जितना अगर if you are doing self study, जितना अंदर घुस के जितना आप रिसर्च कर सकते हैं, use Google, use ChatGPT to understand any concept. I still remember in my first attempt when I used to go to classes, people used to make fun of me for asking so many doubts, but उस चीज़ ने मेरा concept इतना strong किया दैट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली 112 मार्क्स आए, कट ऑफ से ऊपर थे। और इसने ऐसा फाउंडेशन बनाया कि जो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स हैं उसमें मेरे एफर्ट्स बहुत ही प्रपोर्शनेटली कम होते गए प्रीलिम्स के लिए। देन आई कुड इन्वेस्ट मोर टाइम इन माई मेन्स प्रिपरेशन, राइट। सो ब्रॉडली दिस इज़ प्रिपरेशन फेज। आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा सा समझ आया होगा। नाउ विल मूव टू द प्रैक्टिस फेज। प्रैक्टिस फेज में कुछ चीज़ें हैं। सी, रिविजन। रिवीजन कैसे करना है हमें? रिवीजन में हमें फोकस करना है इम्पॉर्टेंट थीम्स पे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट थीम्स हमें कैसे पता चलेंगी? इम्पॉर्टेंट थीम्स हमें पता चलेंगी PYQs से। देन इन रिवीजन एज वी सेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये लिमिटेड रिसोर्सेज का हमें एज मेनी टाइम्स एज वी कैन रीडिंग करना है। आइडियल होता है 3 से 4 बार हम कर ले। नहीं हो पा रहा फॉर सम रीज़न, स्टिल देयर इज़ वन एसेट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर कॉन्फिडेंस। वो तो हम फिर भी कैरी करेंगे ऑन द लास्ट एंड, दैट विल ऑल्सो हेल्प अस, राइट। रिविजन में ये हो गया। देन देयर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिविजन आई वुड से इज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQs आर योर बाइबल इन द होल CSE प्रीलिम्स जर्नी। एंड बाई PYQ आई डोंट जस्ट मीन जो हम मेंस के लिए जो रिलेवेंट है कि 2013 से हम कर लेते हैं। I would suggest you all, again this is based on my opinion, my practice and my lived experience, right? I used to practice PYQ since 1995 and can you imagine कि ये PYQs मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए तो सेकेंड में छोड़ दिए। टिल माई लास्ट अटेम्प्ट आई यूज टू प्रैक्टिस दीज PYQs इतना अच्छे से कि मुझे बाय हार्ट पता था कि यार ये PYQ आ चुका है या ये नहीं आ चुका है इस सब्जेक्ट में। इससे क्या होता है, सी हम PYQs में विल गो स्लाइटली मोर इन डेप्थ, ठीक है। सी, PYQs में हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि लेट्स से आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, यू आर अगेन विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री कर रहे हैं, आपने सब्जेक्ट एक बार पढ़ लिया है, यू हैव स्टडीड योर सब्जेक्ट, यू आर डन विद द रीडिंग पार्ट। नाउ यू विल पिकअप दोज, कोई भी गेटअप बुक PYQ की या जहाँ से भी आप कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1995 आई वुड से, ठीक है। 95 और 2000 जब से भी आपको स्टार्ट करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस और आप मैपिंग करेंगे उन क्वेश्चंस के। लेट्स से देयर इज दिस क्वेश्चन ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन देयर इज क्वेश्चन ऑन वैदिक और पोस्ट वैदिक एरा, देन देयर इज क्वेश्चन ऑन महाजनपद, ठीक है। इनकी आप मैपिंग करेंगे प्रॉपरली कि यार ये जो टॉपिक्स है, अगेन कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं कभी भी कवर हो सकता, बट हैव आई कवर्ड दीज टॉपिक्स। आई विल से जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शंस थे तो आपको चारों आपके सोर्सेज में होने चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड ओनली सी कि आपने क्या ये टॉपिक ब्रॉडली कवर किया है। हैव यू स्टडीड वॉट इज़ इनफ टू बी स्टडीड, राइट। कि आपने लेट्स से स्टैंडर्ड सोर्स कवर कर लिया, या अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो क्या मेरी क्लास में ये टॉपिक कवर हुआ है। सेम विद वैदिक, पोस्ट वैदिक, सेम विद महाजनपद पीरियड एंड देन सब्सिक्वेंट बुद्धिज्म, जैनिज्म आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। तो यू शुड जस्ट सी, ऐसा नहीं, अगेन देयर इज़ अ लॉट टू टीच, देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑन विच टीचर्स कैन टीच, राइट। हमें बस ये देखना है कि इज़ दिस ब्रॉडली कवर्ड इन माई सिलेबस। ये हो गया हमारा सिलेबस में मैपिंग। लेट्स से कुछ क्वेश्चन अगर नहीं कवर हुआ है तो उस पर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर PYQ एनालिसिस। नाउ इन द सेकेंड पार्ट व्हाट वी डू इज हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पिक करते हैं। लेट्स से वी पिक्ड क्वेश्चन नंबर 1। नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन, इट इज़ 4 ऑप्शंस, राइट, A, B, C and D। नाउ एक तो ये देखने में लग रहा है एक क्वेश्चन, बट दिस इज इन टोटल 5 क्वेश्चंस, राइट। हाउ, एक तो क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, देन ये 4 ऑप्शंस भी तो क्वेश्चन ही है, इसका एक ही आंसर सही होगा। लेट्स से ए इज द करेक्ट आंसर, देन यू हैव 3 मोर क्वेश्चंस, यू हैव टू फाइंड कि इसका क्वेश्चन क्या होगा या ये किसका आंसर है, राइट। इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ UPSC जहाँ पे वो इस साल लेट्स से इस ये कॉम्बिनेशन में उसने क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट ईयर UPSC कैन पिक लेट्स से दिस एंड मेक अ क्वेश्चन ऑन दिस, राइट। ऐसा हुआ है जैसे कि देयर वॉज वन क्वेश्चन ऑन मिताक्षरा एंड दयाभाग जो बहुत टफ क्वेश्चन था उस साल का, राइट। बट अगर हम थोड़ा सा PYQ मैपिंग करके देखें तो थोड़ा सा ओल्डर PYQs में
मिताक्षरा एंड दया भाग वॉज वन ऑफ द ऑप्शन. अगर हमने वहीं पे लेट्स से दिस वॉज अ मिताक्षरा दया भाग ऑप्शन, हमने यहीं पे इसको गूगल कर लिया होता या स्टैंडर्ड सोर्सेज में सर्च कर लिया होता तो हमारा आगे जाके जब वो क्वेश्चन आया वो हमारा क्वेश्चन सही होता, राइट. और एक और ऑप्शन लेते हैं. लेट्स से अगेन कोई क्वेश्चन है महात्मा गांधी की बुक्स पे और ये 4 ऑप्शंस हैं. इन 4 में एक ही महात्मा गांधी की बुक होगी लेट्स से, बाकी 3 किसकी है वो तो यूपीएससी बाद में भी पूछ सकता है ना कि ये किताब किसने लिखी है. एंड देन यू कांट से कि यार ये तो आउट ऑफ द ब्लू पूछ लिया. यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आपको हिंट किया है. इसका एक और लॉजिक है. सी जब भी एग्जामिनर पेपर बनाने बैठेगा तो व्हाट आर द रिसोर्सेज दे हैव फर्स्ट स्टैंडर्ड सोर्सेज, सेकेंड दे हैव PYQs कि हमसे पहले जो थे उन्होंने क्वेश्चंस कैसे बनाए वो हम समझ पाएँ जब, ताकि अगर उनको कभी जस्टिफाई करना पड़े. सी एक अकाउंटेबिलिटी तो सबकी होती है, तो वी आर होपिंग कि जो क्वेश्चन बना रहा है उसकी भी किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी. तो इफ़ दे हैव टू जस्टिफाई व्हाई दे फ्रेम्ड अ क्वेश्चन दे कैन गो टू द PYQs एंड से कि सी यहाँ पे ये ऑप्शन था इसलिए हमने बनाया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट अगेन टू सम इट ऑल अप, what we need to do is whenever we are reading any question we are not just reading that question to solve that question. हमको उस क्वेश्चन से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है. एक तो ये 5 क्वेश्चन हो गए. सी आई टेल यू क्या क्या आप चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. एक तो एक क्वेश्चन से हमने 5 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज व्हाट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस. सी जैसे अभी सत्यम सर आपको पढ़ाते हैं या ध्रुव सर आपको पढ़ाते हैं तो वो जो मैड मैन्यूवर्स की बात करते हैं वो मैड मैन्यूवर्स क्या है, वो यूपीएससी की लैंग्वेज है, ठीक है. एक चीज़ समझो, अगर इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन विल टेक इट टू वेरी बेसिक्स. इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन फॉर लेट्स से 20 days सो यू विल अंडरस्टैंड देयर वोकैबलरी, है ना, कि ये वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करता है या इस टोन में बात करता है, ये फास्ट बोलता है, ये स्लो बोलता है. व्हेन ये शब्द का इस्तेमाल करता है तो इट मीन्स दिस पर्सन इज़ एंग्री और दिस पर्सन इज सैड, राइट. बहुत बेसिक लेवल पे. नाउ द सेम कैन बी सेड फॉर यूपीएससी ऑल्सो. यूपीएससी की एक लैंग्वेज है कि वो अगर कहीं बहुत बेसिक से जो हम सब ने सुना भी है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. कहीं अगर वो ओनली यूज़ कर रहा है, कहीं अगर वो मैनी यूज़ कर रहा है, ठीक है, कहीं अगर वो ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, कहीं अगर लेट्स से यूपीएससी किसी फैक्ट को इटैलिक में लिख रहा है, बोल्ड में लिख रहा है, ये भी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है. तो उसका मतलब क्या है, व्हाट डज यूपीएससी मीन व्हेन इट यूजेस अ सर्टेन लैंग्वेज. यूपीएससी कई बार बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत ब्रॉडन कर देगा, ठीक है. तो इस पर हमें ध्यान देना है, राइट. दिस इज द सेकेंड थिंग. नाउ थर्ड थिंग इज हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर कोई क्वेश्चन सीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है वो हमारा कभी भी फ्यूचर में गलत ना हो, राइट. इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस चीज़ पे. सी अगर जब भी आप PYQs करते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट कि आपने लेट्स से 26 में आपको अटेम्प्ट देना है, राइट. इट्स नॉट कि आपने बस एक बार आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था, आर्ट एंड कल्चर की PYQ सॉल्व कर लिया एंड देन यू मूव ऑन. यू कीप गोइंग टू दीज PYQs. आप बार बार देखिए, बार बार आते रहिए, बार बार समझते रहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यूपीएससी की साइकी समझें कि वो कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से बना रहा है, वो कोई भी क्वेश्चन क्यों बना रहा है. कांट एम्फेसाइज इनफ ऑन दिस, बट आई वुड से PYQ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, टेस्ट सीरीज़ भी नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ठीक है. कोई भी रिविजन भी एक लिमिट तक आपकी हेल्प करता है. रिविजन आपको नॉलेज गैदरिंग में हेल्प करेगा, नॉलेज एप्लीकेशन तो PYQ ही करवाएगा आपकी, राइट. सो दिस इज़ अबाउट PYQ. नाउ विल कम टू द टेस्ट सीरीज़ पार्ट. सी टेस्ट सीरीज़ का कुछ पर्टिकुलर मकसद होता है. कोई भी अगर हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो देर आर सम थिंग्स दैट वी वुड वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, ठीक है. फर्स्ट थिंग जो हम टेस्ट सीरीज से सीखते हैं दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि क्योंकि यूपीएससी का पेपर लेंदी भी बन रहा है अब, तो कुछ बच्चों को इशू आता है कि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, 2 घंटे में कैसे हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करें और कैसे हम MCQ की OMR भी भरें, राइट. तो टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट मकसद इज़ दिस. सेकेंड इज़ ऑब्वियसली डिसिप्लिन. जैसे अभी आप मैट की टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं जो बच्चे बैच 1 में,
दे नो कि इफ़ यू हैव अ सेट टारगेट कि आज हमने ये टेस्ट दिया है और परसों हमें नेक्स्ट टेस्ट देना है, और आज और परसों के बीच में हमें कुछ भी हो जाए इतना टारगेट कंप्लीट करना है, देन यू विल डू इट। और वो डिसिप्लिन कई बार ये होता है कि खुद जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर नहीं आ पाता है, राइट। ये इशू आता है कि यार आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, वो कल का परसों हो जाता है, परसों का तरसों हो जाता है। एंड वी ऑल हैव सफर्ड फ्रॉम दिस, वी ऑल नो दिस कि इशू आता है हमारे साथ। तो टेस्ट सीरीज से हमें टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। थर्ड इज सी अप्लाइंग मैड। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? यूपीएससी के क्वेश्चंस आर लिमिटेड। अगर हम लेट्स से 97 से भी स्टार्ट करते हैं तब भी एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, और उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो जो हमने यूपीएससी पीवाईक्यूज सॉल्व करके जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी, ठीक है, जो हमने मैथ सीखा, उसको हम अप्लाई कहाँ करें? तो दिस इज़ वेयर योर टेस्ट सीरीज कम्स इन, कि आप वो चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें ताकि आपकी और ज़्यादा निखर के आए ऑन द रियल डे ऑफ योर एग्जाम, ऑन द डे। आपको कोई डाउट ना रहे कि यार अगर ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो ये क्यों हुआ है, राइट। दिस इज नाउ टेस्ट सीरीज का फोर्थ पॉइंट इज टेस्ट सीरीज इज आर सोर्स ऑफ नॉलेज। मैंने तो सबसे ज़्यादा इसी पर्पज़ के लिए टेस्ट सीरीज़ को यूज़ किया है। सी आई टेल यू, यूपीएससी का प्रीलिम्स का एक रूल है, स्टैंडर्ड सोर्सेज पे स्टिक करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी है, लेकिन अपने जो बोलते हैं कि ब्रॉडनिंग योर होराइजन्स, अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉडन करना है। वो कैसे आएगा? जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस होगी, राइट। अल्टीमेटली देयर इज दिस वन क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, तो हमें वहाँ का वहाँ आंसर मिलेगा। इसके लिए ये होना चाहिए कि अगर हमें थोड़ा सा भी अगर किसी दो ऑप्शंस का भी आइडिया, तो अगेन जो एलिमिनेशन है उसमें हमें मदद मिलती है। what I used to do, what I would suggest you to do is stick to your standard sources, but अगर टेस्ट सीरीज़ में सी कुछ करंट अफेयर्स होंगे, कुछ नई चीज़ें होंगी, आरबीआई ने कोई नया स्टेप लिया होगा, गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम लॉन्च की होगी, और इवन फॉर स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स लाइक लेट्स से पॉलिटी, जिसमें कुछ चीज़ें स्टैटिक रहती है, तो वहाँ पे भी चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो हमें समझ आना चाहिए, वो हमें टेस्ट सीरीज से आता है। जैसे लेट्स से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का एक कंपैरिजन ऐसा भी हो सकता था जो हमने नहीं सोचा था, तो वो हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू मिलेगा। व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू सॉल्व दीज टेस्ट सीरीज के जो भी टेस्ट हैं इन द रिक्विजिट टाइम ऑफ 9:30 से 11:30, ठीक है। इसको प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, बिकॉज टेस्ट सीरीज इज़ नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वॉट यू गेट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 2 hours ऑफ योर टाइम इन दिस। तो इससे आपको मिल क्या रहा है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप 2 घंटे और स्पेंड करें। आई यूज़ टू सॉल्व माई टेस्ट in 9:30 to 11:30 का slot, and then for 2 to 3 hours, even 3 hours I would invest in analyzing this paper कि कौन सी मिस्टेक्स मेरी कॉन्सेप्चुअल हुई हैं, कौन सी फैक्चुअल मिस्टेक्स हुई हैं, और कौन से लेट्स से सिली एरर्स हैं, राइट। ये एनालिसिस मैं करती थी। इसके बाद अगेन दिस इज आई हैव अंडरस्टूड कि ठीक है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हुई है तो आई वुड गो बैक टू माई स्टैंडर्ड सोर्सेज, सिली एरर्स हुए तो आई वुड हाईलाइट दोज एंड मेक श्योर कि फिर से मुझसे ना हो। फैक्चुअल एरर्स में आपकी गलती नहीं है बिकॉज यू आर एडवाइज टू रीड लिमिटेड सोर्सेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई हैड अ रजिस्टर, ठीक है, कुछ नहीं है, एक नॉर्मल स्पाइरल रजिस्टर था मेरे पास। जो भी नया फैक्ट मुझे मिला कि यार ये फैक्ट इधर नया और अ फैक्ट विच आई कीप ऑन फॉरगेटिंग, ठीक है, तो उसका मैं यहाँ पे पेज को डिवाइड किया और यहाँ पे नोट कर लेती थी, ठीक है, ऐसा। फिर अगेन कोई नेक्स्ट टॉपिक आया, दिस नीड नॉट टू बी डिवाइडेड सब्जेक्ट वाइज। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक रजिस्टर हिस्ट्री का बनाएंगे, एक पॉलिटी का बनाएंगे, एक एनवायरनमेंट का बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर मिक्सड आना है और हमारा दिमाग भी इतना ऑन रहना चाहिए, इतना ओपन रहना चाहिए कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली स्विच कर पाएँ बिटवीन द सब्जेक्ट्स। सो आई यूज़ टू हैव अ रजिस्टर, आई शो सम सैम्पल्स टू यू एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। वहाँ पे मैं जो भी है हेडिंग डाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स अबाउट दैट टॉपिक आई यूज़ टू राइट एंड बॉक्स इट। अगेन नेक्स्ट टॉपिक बॉक्स इट, नेक्स्ट टॉपिक बॉक्स इट। और इफ़ आई कीप ऑन फॉरगेटिंग सम स्टफ, लेट्स से वैदिक और पोस्ट वैदिक का डिफरेंस मैं भूल जा रही हूँ, वैदिक एंड पोस्ट वैदिक का, तो मैंने एक चार्ट बना के नोट कर लिया। उसके बाद क्या होगा, आई नेवर फॉरगेट दैट, ठीक है। दिस इज कॉन्सेप्चुअल समझा, फैक्चुअल समझा एंड सिली एरर्स पे फोकस किया। ये जो आपके 2-3 घंटे है, ये इस 2 घंटे से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन पे हम फोकस करेंगे। लास्टली टेस्ट सीरीज़ का एक और मकसद क्या है, वी अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर अस, कि अगर हम
साइंस ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है कि पॉलिटी और स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं या स्टैटिक जो क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करने पे ज़्यादा हो रहा है. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार इन तरीके के या इस सब्जेक्ट में आई एम स्टिल लैकिंग, कि जहाँ पे मेरे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस गलत हुए हैं, राइट. तो मुझे उस सब्जेक्ट पे फिर से जाना चाहिए, उस सब्जेक्ट को एक बार फिर से समझना चाहिए. और वी कैन सी कि यार साइंस टेक में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, वो मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है. क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं था, बट आई स्टिल मार्क्ड इट रॉन्ग. तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा और रीड करना है, ठीक है. सो वी अंडरस्टैंड कि हमारे लिए बेस्ट क्या वर्क करता है. बेस्ट फॉर अस, नॉट जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडिंग बट ऑल्सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द टेस्ट. यू अंडरस्टैंड कि मैं जैसे बहुत बच्चे हैं जो एक घंटा पेपर सॉल्व करते हैं, देन दे फिल OMR and then they do their last reading. There are many students who solve paper for 1.5 hour and in last 30 minutes they keep for OMR. अगर यही सब आप ये सब आपको लास्ट डे तो नहीं पता चल सकता. यू ऑल नीड टू नो दिस बिफोर हैंड, बिफोर योर डी डे, राइट. तो टेस्ट सीरीज का रोल कम्स इन हेयर, ठीक है. इतना हो गया. नाउ विल शिफ्ट टू वन मोर थिंग. जो हमने अभी बोला कि टेस्ट सीरीज और PYQ से जो हम सोर्सेज, जो हम फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हम फाइनल रिविजन के लिए कंपाइल करेंगे. दैट आई शो. अच्छा ठीक है, आई शो दैट टू यू राइट नाउ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे. सी, जैसे ये मेरा नोटबुक था, इसमें बहुत छोटा छोटा, अब दीज थिंग्स आर नॉट रिलेवेंट, ठीक है. बहुत छोटा छोटा हेडिंग डाल के बॉक्स सेट पुरंदर, एंड यू कैन सी ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स के बाद नेक्स्ट इज पुरंदर दास आ रहा है, उसके बाद GI टैग्स आ रहे हैं. दीज फॉर द थिंग्स दैट वर इन न्यूज़ दैट ईयर एंड आई पिक्ड अप फ्रॉम टेस्ट सीरीज, जो मुझे लगा कि रिलेवेंट है मेरे लिए, ठीक है. और यहाँ पे नोट कर लिया. सी, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे. एंड बिकॉज आई हैड दिस नोटबुक विद मी, मैं इसको 5 से 6 बार भी रिवाइज कर पाई. एंड आई न्यू कि यार ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या इस साल के लिए वो चीज़ें हैं विच आई एम कॉन्स्टेंटली फॉरगेटिंग. क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग. एज आई सेड कि फर्स्ट रीडिंग में हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है. आई शो यू मोर सैम्पल्स. सी, जैसे हमें बहुत दिक्कत होती है डिजीज़ के बारे में पढ़ने के लिए, तो आई मेड अ चार्ट. डिजीज़ लिख लिया, वायरल है कि बैक्टीरियल है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा कि नहीं, वैक्सीन है कि नहीं. इसके अलावा तो UPSC कुछ पूछ ही नहीं रहा है, ये मुझे पता चला PYQs देख के. तो आई मेड दिस चार्ट, ठीक है. सी, धीरे धीरे जैसे व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग ए बोला देयर वाज नो वैक्सीन, बाद में दे केम अ वैक्सीन, तो ऐड कर लिया कि ठीक है अब इसका वैक्सीन आ गया है, राइट. ऐसे ही कुछ अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मलेरिया के लिए 2020 आया था, वो वहीं का वहीं ऐड कर लिया. एंड दिस बिकेम माई लास्ट चार्ट. अब साइंस टेक में बहुत, अदरवाइज डिजीजेस पढ़ने में 20-25 पेज लगते हैं, दिस 1 पेज वॉज इनफ फॉर मी. सेम जैसे रिवर्स के लिए है, तो आई मेड माई ओन चार्ट्स. महानदी रिवर के लिए मैंने चार्ट बना लिया. अब ये बिल्कुल ऐसा टू द स्केल नहीं है, बट दिस वॉज इनफ फॉर मी टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इफ़ यू कैन सी हमने चार्ट्स बना लिए थे, राइट. अगेन आई शो यू वन मोर थिंग. जैसे सूफीज़्म है, अब सूफीज़्म में आई नोटेड डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स विच आई फेल्ट कि अगर इतना मुझे पता होगा तो मे बी मुझे ये ना पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बट आई वुड नो कि ये और ये तो इसके आंसर्स नहीं हैं. तो मुझे लास्ट में सिर्फ इन 2 पे सोचना होगा, और मे बी अगर किस्मत अच्छी है तो 3 पे भी नहीं सोचना, तो आई फाइनली नो कि दिस इज़ माई आंसर, राइट. तो सूफिज्म के लिए आई मेड दीज नोट्स. बहुत 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 क्रिस्प, बहुत बेसिक. ऑब्वियसली दिस डज नॉट कवर द होल टॉपिक ऑफ सूफिज्म, बट दिस वॉज इनफ फॉर मी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विच कैन कम ऑन सूफिज्म, राइट. तो ये कंपाइलेशन हमें टेस्ट सीरीज से सीखते सीखते बनाते रहना है. टेस्ट सीरीज, और इफ़ इन PYQ यू फाइंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन, दैट इज़ आर D-Day, ठीक है. दिस इज़ द डे ऑफ योर एग्ज़ाम. जब आप जा रहे हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने, यू नो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपको GS देना है, सेकंड शिफ्ट में आपको CSAT देना है, एंड यू हैव एंटर्ड द एग्ज़ाम हॉल. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट that you can carry that day with you, right. I still remember in my first attempt 2019, तब तो बहुत कुछ भी नहीं पता था कि कैसा होगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम. आई वॉज नॉट वेरी अवेयर कि फोबिया भी कितना है इसका, या बच्चे डरते भी कितना है, कुछ नहीं पता था. आई वॉज सो अनअवेयर दैट इट वॉज वेरी डम ऑफ मी, बट आई वॉज जजिंग पीपल जो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े होकर पढ़ रहे थे. बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि तुक्के तो मार ही देंगे ना, अल्टीमेटली एग्ज़ाम में तुक्के तो मारने. इन दैट कॉन्फिडेंस हेल्प मी क्लियर प्रीलिम्स. नॉलेज बहुत कम था. In that attempt, in my 2019 attempt, I attempted only 86 क्वेश्चन. इतना नीचे उसके बाद कभी नहीं गया.
ठीक है, बट विद ओनली अटेम्प्टिंग 86 क्वेश्चन आई कुड स्कोर 112 मार्क्स बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि फील पे भी चीज़ें सही हो रही थी, मैं डर नहीं रही थी क्वेश्चन पेपर को देख के, वाइल अदर पीपल वर पैनिकिंग, राइट। नाउ फ्रॉम कॉन्फिडेंस कम्स कामनेस। कामनेस आपको कैसे हेल्प करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। सी व्हेन यू आर काम ना, आपका दिमाग हर चीज़ को बहुत ब्रॉडली सोचना स्टार्ट करता है। अगर आप पैनिक कर रहे हैं, यू विल ओनली लुक एट द क्वेश्चन एंड दोज 4 ऑप्शंस। बट अगर आपका दिमाग काम है तो आप ये सोचेंगे यार इसके बारे में ये भी पढ़ा था, बचपन में कभी सुना था, या लास्ट टू लास्ट ईयर समवन सेड दिस, और जब मैं चाय पीने नीचे गया था तो 2 लोग इसके बारे में कुछ बात कर रहे थे, और हिज फादर वर्क्स इन द मिनरल डिपार्टमेंट एंड मैंने उससे कहते हुए कुछ माइनर मिनरल्स के बारे में कुछ कहते हुए सुना था। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट कम्स टू योर माइंड ओनली व्हेन यू आर काम। और लेट्स से कोई क्वेश्चन है कबीर पे, तानसेन पे, तो समटाइम्स वी गो बैक टू आवर चाइल्डहुड कि यार बचपन में ये चीज़ सुनी थी, माई मॉम यूज टू से दिस और माई डैड यूज टू से दिस, और आई यूज टू रीड अबाउट दिस इन माई क्लास 6th और क्लास 7th और क्लास 10th, राइट। वो चीज़ें आपके दिमाग में तभी आती है जब आप बहुत कामली क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं। समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपन्स कि लेट्स से क्वेश्चन 1 कुछ है और आप क्वेश्चन 89 पे पहुँचे हैं और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार इसके बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे ये चीज़ याद आ रही है कुछ, तो यू गो बैक टू क्वेश्चन 1 एंड यू मार्क दैट ऑप्शन राइट। दिस कैन ओनली बी डन इफ़ यू आर वेरी काम, अदरवाइज यू विल कीप ऑन पैनिकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, बट यू वॉन्ट ट्राई टू लिंक कि फोर्थ में कुछ एक ऐसा फैक्ट है जिससे शायद मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, तो इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वो ओनली दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू आर काम। देन वाइल अटेम्प्टिंग the questions, let's say you started with question number 1, while attempting it's very important to focus on elimination। यूपीएससी क्वेश्चंस ऐसे बनाता है कि बहुत मुश्किल है कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन के से ज़्यादा आपको एब्सोल्युटली करेक्ट पता होंगे। 30 टू 35 क्वेश्चन ये कहाँ से आ रहे हैं? अगेन विल गो बैक टू आवर प्रिपरेशन स्टेज जहाँ पे हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया था। 30 टू 35 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम देयर कि आपने क्वेश्चन देखा, इकोनॉमी बेसिक का क्वेश्चन देखा, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का, और आपने उसे सही मार्क किया। आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन देखा, फेडरलिज्म पे क्वेश्चन देखा, आपने उसको सही मार्क किया, राइट। और कोई सब्जेक्ट का अगर हम बात करें, आपने इन्वायरमेंट पे कुछ क्वेश्चन देखा एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑन यूट्रोफिकेशन, आपने उसको सही मार्क किया कि आई नो व्हाट यूट्रोफिकेशन इज, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। बट दीज क्वेश्चन आर ओनली गोइंग टू बी 30 टू 35 क्वेश्चन। हमें टारगेट करना है, देन विल कम हेयर कि आइडियल अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। बट लेट्स से हमें अपना अटेम्प्ट तो बढ़ाना है, तो हम अपना अटेम्प्ट बचे हुए जो हमें 60 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, 55 क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस हमारे एलिमिनेशन से ही आएंगे। व्हेन वी फोकस ऑन एलिमिनेशन, तो हम पहले लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने 4 ऑप्शंस पढ़े 1 2 3 4, ठीक है, हमें रियलाइज़ हुआ कि यार फर्स्ट तो गलत है फॉर 100% आई एम श्योर, एंड लेट्स से थर्ड भी गलत है, आई एम नॉट श्योर अबाउट सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू, एलिमिनेशन के बाद आता है योर सेकेंड स्टेज इज अप्लाइंग मैड। अप्लाइंग मैड, ठीक है, ये एलिमिनेशन आपने अपने नॉलेज बेसिस पे किया, ये आपने किया अपने नॉलेज बेसिस पे। देन यू अप्लाई मैड एंड यू सी कि यूपीएससी ने यार यहाँ पे ओनली लिख दिया है, या यूपीएससी ने जब ऑप्शंस को शफल किया होगा तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए, जनरली सारे ऑप्शंस यहाँ होने चाहिए थे। या अगर यूपीएससी ने ये 5 पॉइंटर्स हैं तो 5 में से जनरली देयर इज दिस ट्रेंड की लेट्स से 5 में से 3 ही सही होते हैं या 2 ही सही होते हैं, जो भी, ठीक है, जो भी आपने समझा है अपने एनालिसिस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू अप्लाई दोज एंड यू अराइव एट वन ऑफ द ऑप्शंस। इतना करने के बाद यू कैन से दैट यू हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन करेक्टली। कुछ क्वेश्चन जो आपको पहली बार में समझ आ गए, दोस्त 30 टू 35 क्वेश्चन, उनको डबल टिक मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि ठीक है, आई स्टिल लुक एट देम, आई स्टिल कम टू देम, बट ब्रॉडली आई नो कि मेरा ये आंसर सही होने वाला है। एंड देन जिन क्वेश्चंस पे आप मैड लगा रहे हैं उन पे सिंगल टिक करेंगे कि ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मे बी एक बार पूरा पेपर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, देन आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें वाइल अटेम्प्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट मेक द बेसिक्स रॉन्ग। सी इट, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन हर बच्चा सही कर सकता है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर बच्चा कौन सा क्वेश्चन सही कर सकता है? जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया आर्टिकल 21 पे,
कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में गिवन है, एंड इफ़ यू आर मार्किंग आर्टिकल 19 इंस्टेड ऑफ आर्टिकल 21 तो आपका आंसर गलत होगा, और वो ब्लंडर आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आर्टिकल 17 पे आया एक बार अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और जीडीपी की डेफिनेशन आ गई, लेट्स से दीज आर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन विच वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग, वो हमने गलत किया, तो इसका मतलब हम यहाँ से बहुत मेहनत से जो हम इन क्वेश्चंस में कमा रहे हैं वो हम यहाँ गंवा रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते, वी कांट अफोर्ड टू डू इट, ठीक है। ऑन टफ क्वेश्चंस again it's very important to stay calm, to be confident. Tough questions will not decide your कट ऑफ। टफ क्वेश्चन सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप कट ऑफ से कितना ऊपर जा सकते हैं, आप में कितना कैलिबर है कि आप कितना ऊपर जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट टफ क्वेश्चंस इज यूपीएससी को नहीं चाहिए कि उसका कट ऑफ 200 में से सिर्फ 75 मार्क्स जाए या सिर्फ 60 मार्क्स जाए, इट वुड नॉट वांट दैट, उससे एक इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन भी अफेक्ट होती है कि इतना लो कट ऑफ क्यों जा रहा है, एक आइडियल रेंज में होना चाहिए कट ऑफ। सो ऑन टफ क्वेश्चन व्हाट यूपीएससी डज इज इट ऑलवेज लीव अ हिंट, ठीक है। यहाँ पे वो हमेशा आपके लिए एक हिंट छोड़ेगा, ईदर इन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, ईदर इन हाउ इट फ्रेम्स इट्स ऑप्शंस, ठीक है। जो क्वेश्चन सत्यम सर भी बोलते हैं कि जितना टफ दिखता है उतना ही ईजी होता है किसी क्वेश्चन को ब्रेक करना। जितना टफ आपको लग रहा है कि एक बहुत ही टेम्पल पे क्वेश्चन था कि सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है कि किससे इंस्पायर्ड है, बहुत टफ क्वेश्चन था, बट इट वॉज मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर, क्योंकि वी नो कि यार ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। एंड दो मोमेंट वी रियलाइज कि फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी इट्स आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो लिख दिया दिस इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन होल ऑफ इंडिया। अगर मेरे घर में भी एक सर्कुलर टेम्पल एंड आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में हूँ, तो वो तो मेरा भी हो गया, तो ये तो ऑप्शन 100% इनकरेक्ट। एंड द मोमेंट वी रियलाइज दिस हमारा आंसर अपने आप निकल के आता है, राइट। तो ऑन टफ क्वेश्चंस यूपीएससी ऑलवेज 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 लीव्स अ हिंट फॉर अस, इट वांट्स पीपल जो कैच कर पाएँ उस हिंट को, जो समझ पाए कि हम क्या पूछ रहे हैं और वो बहुत ईजिली आंसर कर पाए, राइट। तो यहाँ पे एक तो हमें अपना कंपोजर नहीं लूज़ करना है, हमें बिल्कुल काम रहना है, और हमें फोकस करना है कि इसमें मैं ढूंढूँ कि यार क्या लूप होल यूपीएससी ने छोड़ा होगा। सी इट्स वेरी इजी टू डू, अगर आपने PYQ उसको अच्छे से समझा है ना। सी दीज क्वेश्चंस नेवर फ्राइटेंड मी बिकॉज आई न्यू कि कुछ तो हिंट छोड़ा होगा, क्योंकि पास्ट के टफ क्वेश्चंस में भी यूपीएससी ने कुछ हिंट छोड़ा है। अगेन कोई अगर बहुत ही सुपर टफ फैक्चुअल क्वेश्चन है, विल लीव दैट, अगेन वी नो कि कट ऑफ तो इसी रेंज में रह रही है 75 से लेट्स से 85 तक, और 100 तक, उससे ऊपर तो नहीं जा रही है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स कट ऑफ, तो हम उसको बहुत ईजिली स्किप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड नो व्हेन टू फ्लिप। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सी इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे इक्वली एफिशिएंटली प्रिपेयर्ड हों। देयर आर सम सब्जेक्ट्स जहाँ पे हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, देयर आर सम सब्जेक्ट्स जहाँ पे हम थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, राइट। जैसे फॉर मी पॉलिटी एंड इकोनॉमी आई यूज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज अगेन कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं। आई न्यू कि यहाँ पे मेरा हिट रेट अराउंड 80 to 90% रहेगा इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन। बट लेट्स से कि साइंस में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, या इन्वायरमेंट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, या लेट्स से मैपिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड वेन इफ़ आई एम स्टार्टिंग माई पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन अगर मुझे दिख गए कि IR और मैपिंग के हैं एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो इट इज़ वेरी ह्यूमन कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे जाने लगेगा। वी विल फील कि यार कॉन्टिन्यूसली 4 क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं, लेट्स से किसी के लिए वो इन्वायरमेंट होगा, तो विल नो कि कॉन्टिन्यूसली 4 क्वेश्चंस हमारे इन्वायरमेंट के गलत नहीं हो रहे हैं, 4 क्वेश्चंस हमें इन्वायरमेंट के नहीं आ रहे हैं, तो वी शुड नो व्हेन टू फ्लिप। यू कैन वेरी इजीली जंप फ्रॉम दिस टू रिवर्स द पेपर एंड स्टार्ट फ्रॉम 100, 99, 98, राइट। ऐसा रिवर्स में स्टार्ट कीजिए, इट्स परफेक्टली फाइन। वी जस्ट नीड टू नो कि हमने फ्लिप किया था, तो अब हमें अटेम्प्ट फिर भी सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यू कैन वेरी इजीली 2 hours इज इनफ टू फाइंड योर फेवरेट और मोस्ट सब्जेक्ट विच यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। अगर आपको लगता है व्हेन आई स्टार्ट विद पॉलिटी आई नो कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है थोड़ा, फाइंड दोज पॉलिटी क्वेश्चंस होते तो बल्क में ही है बिकॉज यूपीएससी को ABCD सेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस का जो शफलिंग भी होती है वो बल्क में होती है, राइट। तो पॉलिटी क्वेश्चंस विल बी इन बल्क मोस्टली, सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस विल बी क्लब टुगेदर, यू फाइंड दैट सेट, यू फाइंड दैट क्लब ऑफ ऑल इन्वायरमेंट क्वेश्चंस एंड यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग दैट, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट, इट्स एक चीज़ है जो थोड़ा सा समझना यहाँ पे ज़रूरी है, वी नीड टू एटलीस्ट हैव
2 इटरेशंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर 3 हो जाए बहुत बढ़िया, 2 तो ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं हमें लगता है कि हमने सही किया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 से 100 यू आर डूइंग, पूरे 100 होने के बाद हो सकता है कि हमने क्वेश्चन 3 को थोड़ा सा कैजुअली ले लिया हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम बैक टू क्वेश्चन 3। वॉट आई यूज़ टू डू इज़ आई यूज़ टू सेट माई टाइमर एट 1 आवर। 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चन में से अगेन एज वी डिस्कस्ड इतना ही हो पाता है कि 32-35 क्वेश्चन सही निकलेंगे मेरे, ठीक है। उन पे मैंने डबल टिक लगाया, जिन पे थोड़ा सा एलिमिनेट कर पा रही हूँ सिंगल टिक लगाया, जिन पे मुझे पता है कि कुछ नहीं आ पा रहा है वहाँ पे गोला लगा दिया कि शायद हो सकता है गेस वर्क करना पड़े। दो टफ क्वेश्चन एज आई सेड कि इन पे मुझे अभी ढूंढना है कि यूपीएससी ने क्या मेरे लिए हिंट छोड़ा होगा। आई यूज़ टू डू दिस फर्स्ट 100 क्वेश्चन इन 1 आवर, ठीक है। देन आई यूज़ टू स्टार्ट विद माई OMR। मुझे कोई जल्दी नहीं है OMR भरने की, बट दिस इज़ द पैटर्न दैट आई यूज़ टू फॉलो। फर्स्ट क्वेश्चन आई टैलीड, अगेन व्हेन आई हैव माई OMR विद मी, दिस इज़ माई क्वेश्चन पेपर, दिस इज़ माई OMR, ऐसे रखा। आई विल अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 1, चाहे मैंने उस पर डबल टिक भी लगा रखा है। आई विल रीड द क्वेश्चन, आई विल अगेन रीड दोज 4 ऑप्शंस एंड सी कि ठीक है ना। नाउ अगर पहली बार में आपको थोड़ा टाइम लगा था तो दूसरी बार में उससे कुछ थोड़ा कम टाइम लगेगा, राइट। देन अगर इफ़ आई एम सेटिस्फाइड किया, हाँ ठीक है मैंने पहली बार में भी सही सोचा एंड आई एम श्योर, इसको मार्क किया एंड OMR का बबल भरा। देन आई कम टू सेकंड क्वेश्चन, आई फॉलो द सेम प्रोसीजर। लेट्स से इन सेकंड क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सोचा मैंने कुछ और था बट अब कुछ और निकल रहा है मेरा आंसर, आई थिंक मैंने तब गलत मार्क किया है। देन आई यूज़ टू रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। हमें कोशिश करनी है कि जहाँ हम अपने सही कर सकते हैं, जहाँ चांसेस बढ़ा सकते हैं सिलेक्शन के, वहाँ हम बढ़ाएंगे। तो आई यूज़ टू रीड दिस क्वेश्चन वंस अगेन एंड देन अगेन थिंक कि ठीक है ये 4 ऑप्शन है तो मे बी 2 का इस बार ये आंसर मुझे फाइनली लग रहा है। अगेन आई केम टू अ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि मैड लगा के मैं एक गेस वर्क कर पा रही हूँ, मैं वो यहाँ पे मार्क कर देती हूँ एट दिस स्टेज, ठीक है, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता है। Then again, this is my second iteration when I'm filling my OMR sheet. This used to take around 40 to 45 minutes because मैं properly फिर से read करके कर रही हूँ। तो now 1 hour 45 minutes is gone. I have only last 15 minutes left, ठीक है। इन 15 minutes में जो I used to go back to those questions जो मैंने बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ आया, बहुत टफ लग रहा है, आई नो कि छोड़ने हैं। There are always some questions that we are going to skip. I used to go back to those questions and अगेन रीड वंस मोर कि क्या अब भी मुझे कुछ आ पा रहा है। अगर मुझे इस क्वेश्चन लेट्स से 15 की जगह मेरे पास 5 ही मिनट बचे, ठीक है, ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 1 आवर की जगह 1 आवर 15 मिनट्स लग गया, इतना होता है। इसमें भी अगेन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो व्हाट हेल्प्स अस, आवर कॉन्फिडेंस एंड कामनेस, राइट। तो जब लेट्स से 1 आवर 15 मिनट्स लगे, यहाँ पे मेरे पास 5 ही मिनट बचे। इन 5 मिनट में भी आई यूज़ टू क्विकली फ्लिप थ्रू द पेजेस एंड सी कि यार अब भी कोई क्वेश्चन है क्या दैट आई कैन स्टिल थिंक ओवर एंड अटेम्प्ट। अगर लेट्स से क्वेश्चन 49 है, उसका मुझे लग रहा है कि वो होना चाहिए एंड आई सी कि यार मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कम हुए, आई यूज़ टू मार्क दैट क्वेश्चन, अटेम्प्ट किया, ठीक है, एंड आगे बढ़ा। ये लास्ट के 5 मिनट में, तो दिस 5 मिनट्स का टाइम यूज़ टू बी माई थर्ड इटरेशन, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं आप OMR भर चुके हैं, और जिन क्वेश्चन पे OMR भर चुके हैं देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग बैक टू दोज क्वेश्चन। वी ओनली नीड टू विजिट द क्वेश्चन जो हम सोच रहे हैं कि शायद अटेम्प्ट करें कि ना करें, क्या हम कुछ मैड लगा के कहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं, क्या क्या हम लैंग्वेज में कुछ फिगर आउट कर पा रहे हैं, वो चीज़ों पे हम फोकस करेंगे लास्ट 5 मिनट्स, ठीक है। दिस वॉज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। नाउ many students ask about ideal attempts. We'll see. Ideal attempt, I believe, see in my first attempt I attempted around 86 questions, ठीक है, जिसमें 112 स्कोर आया। इन माई 2023 attempt, this is 2019, और let's say in my 2022 attempt में I attempted around 97 questions, ठीक है, बहुत ज़्यादा है ये। I would not suggest कि इतना ऊपर तक जाए हम, बट यहाँ पे भी I scored around 108 मार्क्स, ठीक है, जो कि अराउंड 20 मार्क्स अबाउ कट ऑफ था, ये भी कोई दिक्कत नहीं आई। इन 2025 I attempted around 93 questions and I scored around 116 मार्क्स, ठीक है। ये वाई एम आई टेलिंग यू दिस, सी अटेम्प्ट वेरी किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि बहुत ही कम पता था, बहुत कम नॉलेज थी, तो मेरा फोकस ये था कि जितना मैं पढ़ के आई उसमें से कितना कर सकती हूँ, एंड दिस वॉज अ गुड इनफ स्कोर, ठीक है। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती गई तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का लालच भी बढ़ता जाता है कि यार देन यू नो समथिंग अबाउट एवरी क्वेश्चन, सो यू इंक्रीज योर अटेम्प्ट, जो कि
अगेन इट्स योर पर्सनल चॉइस. इफ़ यू वांट टू, डोंट गो टू 100 फॉर श्योर. इट्स इम्पॉसिबल कि आपके 100 के 100 क्वेश्चन सही होंगे. तो यू शुड नो कि ये तो पक्का ही गलत होने वाला है, वो ना करें हम अटेम्प्ट. ठीक है. बट एक आइडियल अटेम्प्ट होगा आपका, लेट्स से 85 to 95 क्वेश्चंस. इन दिस रेंज आई थिंक यू शुड अटेम्प्ट. क्योंकि फॉर मेनी क्वेश्चंस वेयर वी फील कि हमें आ रहा है, कई बार गलत हो जाता है. और आजकल यूपीएससी के आंसर की में डिस्क्रिपेंसीज भी बहुत रहती है कि हमें कुछ और लग रहा है बट यूपीएससी ने कुछ और ही मान लिया, एंड यू कांट इवन चैलेंज. तो जब आप चैलेंज नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट इतना अटेम्प्ट करेंगे, इतने क्वेश्चंस, कि यहाँ पे अगर मेरे 30 क्वेश्चंस भी गलत हो जाएं, और आजकल तो लेट्स से 35 भी गलत हो जाएं, तब भी मैं एक सेफ साइड में रहूँ. राइट. तो आइडियल अटेम्प्ट इज़ 85 to 95 क्वेश्चंस. इतना आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. सारे क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड नहीं होते, कुछ क्वेश्चन एजुकेटेड गेस पे बेस्ड होता है, कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन पे बेस्ड होता है, और कुछ क्वेश्चन सिर्फ हंच पे बेस्ड होता है, गट फीलिंग जिसको बोलते हैं कि आई हैव दिस फीलिंग कि दिस कैन बी राइट. अब वो फीलिंग क्या होती है? वो फीलिंग हमारे जो इतने साल की एक्यूमुलेटेड नॉलेज है वही होती है. तो समटाइम्स वी हैव टू गो बाय दैट फीलिंग ऑल्सो. सो आइडियली 85 to 95 क्वेश्चंस वी कैन अटेम्प्ट. ठीक है. दिस वॉज अबाउट द डी डे. आई होप ब्रॉडली थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा सा समझ आया होगा अबाउट ऑल द 3 फेजेस. नाउ सी सैट. सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सी सैट में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं किया. बट देर आर सम डूज एंड डोंट्स दैट आई कैन शेयर विद यू ऑल. डूज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रैक्टिस PYQs. इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. सी, एक चीज़ प्लीज़ समझिए कि दिस वॉज विद मी एंड मे बी पीपल हु हैव गिवन सेवरल अटेम्प्ट्स कैन रिलेट, कि अगर आप किसी कोचिंग के भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इन अ फ्यू टेस्ट, लेट्स से इन 10 और 12 टेस्ट, यू कैच देयर लैंग्वेज कि यार ये इस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसका ब्रॉडली आंसर यही निकलेगा. ठीक है. तो अगर हम किसी कोचिंग के लिए कर सकते हैं तो हम यूपीएससी के लिए तो कर ही सकते हैं, जहाँ पे डेटा सेट इतना ज़्यादा है हमारे पास. राइट. और इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अलाइन करें खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यूपीएससी से. यहाँ पे क्या होता है सी सैट में, देर आर 2 पार्ट्स. देर इज मैथ्स एप्टी एंड देन देर इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत सब्जेक्टिव होता है. ठीक है. हमें कुछ और लग रहा है बट आंसर की में कुछ और आया है. और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही बहुत ईजी भी होता है, बिकॉज मैथ्स तो नहीं लगानी है, बिकॉज कुछ फॉर्मूला लगा के सॉल्व तो नहीं करना है. देयर इज अ पैराग्राफ एंड देन देर आर सम क्वेश्चन जिनके कुछ आंसर्स है. राइट. ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम PYQs पे फोकस करें. वी नीड टू नो कि जब यूपीएससी अजम्पशन पूछ रहा है, ठीक है, जब यूपीएससी इम्प्लीकेशन पूछ रहा है, या यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड जब यूज़ कर रहा है तो उसका क्या मतलब है. हाउ विल वी नो दिस? वी विल नो दिस व्हेन वी हैव प्रैक्टिस्ड अ प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड देन वी चेक इट्स आंसर की. तो वील रियलाइज़ कि यार मैंने सोचा था कि अजम्पशन में थर्ड अजम्पशन भी होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी थर्ड अजम्पशन क्योंकि डायरेक्टली नहीं था या डायरेक्टली पैराग्राफ से रिलेट नहीं करता, यूपीएससी ने नहीं माना है. देन यू अलाइन योर माइंड टू इट. राइट. देन यू अंडरस्टैंड कि यार ये गलती मुझे फिर से नहीं करनी है. इससे हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, वाई PYQs आर इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बट फॉर एप्टी मैथ्स ऑल्सो. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, बट देर आर सम प्रिडिक्टेबल थीम्स. कुछ थीम्स है जो पता है कि यूपीएससी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछेगा ही. लेट्स से अगेन, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा सी सैट पे फोकस नहीं किया तो समबडी एल्स कुड गाइड यू बेटर, बट सिंस आई हैव क्लियर्ड इट 6 times आई नो व्हाट वर्कड फॉर मी. ठीक है. कुछ थीम्स हैं, लेट्स से प्रोबेबिलिटी की थीम है या कैलेंडर है, हमें पता है कि यूपीएससी पूछता है. ठीक है. और दीज क्वेश्चंस आर ईजी ऑल्सो. अगर मैंने एक बार समझ लिया ये कॉन्सेप्ट तो मेरा गलत तो नहीं होगा. कैलेंडर मैंने एक बार समझ लिया तो गलत नहीं होगा. देर आर सम क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम बोलते हैं, शायद नंबर सिस्टम बेस्ड आते हैं, जो अगेन मुझे पर्सनली टफ लगते थे. आई अंडरस्टूड कि यूपीएससी भी बहुत टफ पूछ रहा है इन पे. वाई वुड आई फोकस ऑन दीज? मुझे नहीं अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करना. जीएस में भी बहुत कुछ है पढ़ने को. तो आई यूज टू फोकस ऑन दीज थीम्स. और ये थीम्स मैंने कहाँ से निकाली? PYQs से. ठीक है. PYQ प्रैक्टिस किए. फॉर CSAT easiest thing that you can do is practice, let's say practice 10 years PYQs. इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है.
इससे कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सी सैट। इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, अगर आपने बहुत अच्छा कहीं से इंजीनियरिंग किया है या आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, तो मे बी यू कैन रिड्यूस दिस, बट इससे ज़्यादा तो मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोमो नहीं क्रिएट करना है। अल्टीमेटली वी ओनली नीड 33% मार्क्स। आपका जितना भी प्रैक्टिस है, जितना भी नॉलेज है, उससे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस है कि इतने ही तो चाहिए, इतने हम ले आएंगे। ठीक है, इसके पीछे पागल नहीं होना है अभी से कि सिर्फ सी सैट ही करते जा रहे हो और जीएस को इग्नोर कर रहे हैं। डोंट डू दिस, फोकस ऑन लास्ट 10 years PYQ एंड दैट वुड बी इनफ, राइट। देन दिस इज द डूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिसिंग PYQs। लास्ट 10 साल के PYQ करो, यू विल बी सॉर्टेड। डोंट में क्या है, आई हैव सम सजेशंस विच आई हैव सीन माई फ्रेंड्स स्ट्रगल विथ। फर्स्ट इज डोंट फोकस ऑन ओनली वन पार्ट। बहुत बच्चे आई हैव सीन जो इधर बोलेंगे कि हम तो सिर्फ मैथ्स एप्टी करेंगे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के, और बोलेंगे हम तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे मैम, क्योंकि हमको तो मैथ्स एप्टी नहीं आता है। इमेजिन किसी साल मैथ्स एप्टी बहुत ईजी आ गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ आ गया, तब आप क्या करेंगे फिर? अगर आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करके गए हैं एंड यू आर नॉट लुकिंग एट दीज क्वेश्चंस, तो यू विल लूज ऑन मार्क्स। अगेन इसको रिवर्स करते हैं, किसी साल लेट्स से मैथ्स एप्टी बहुत ज़्यादा टफ आ गया एंड आप सिर्फ इसी पे बैक कर रहे थे एंड यू हैव वेस्टेड आवर्स एंड आवर्स ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस और कुछ नहीं सॉल्व हुआ। इंस्टेड अगर आप आरसी पे फोकस करते तो मे बी क्वेश्चंस बढ़ जाते, आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाते, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता। तो डोंट फोकस ओनली ऑन वन पार्ट, इक्वल फोकस करेंगे। यहाँ से हम इजी थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से हम यूपीएससी की लैंग्वेज आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इन पे जब हम फोकस कर रहे हैं तब थोड़ा सा इजी है। ठीक है, देन सेकेंड डोंट इज डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट all questions. It's not important that you attempt all the questions in CSAT paper. GS में हम कोशिश करते हैं वहाँ पे भी अटेम्प्ट सारे नहीं करने, बट वी ट्राई टू गो थ्रू एटलीस्ट ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पे इट्स फाइन अगर इफ़ यू कैन पिक एंड चूज योर क्वेश्चंस। इफ़ यू आर लुकिंग एट अ क्वेश्चन ऑफ लेट्स से मैथ्स जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टफ है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप उस पर फोकस करें, जस्ट मार्क अ क्रॉस एंड मूव ऑन। देर विल बी इनफ नंबर ऑफ ईजी क्वेश्चन फॉर यू टू फोकस। अगर आपने यहाँ पे सारा टाइम लगा दिया तो जब इजी क्वेश्चन आएगा, अब सिचुएशन क्या होती है, आई टेल यू। आपको दिख रहा है कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी बट आई हैव ओनली लाइक 30 seconds लेफ्ट और आई हैव ओनली 1 minute लेफ्ट, एंड देन यू रिग्रेट कि यार इस क्वेश्चन पे मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया जो कि बहुत टफ था। उसका ना मेरा आंसर निकला, वो मेरे 5 मिनट भी खा गया एंड देयर इज़ नो पॉइंट। ठीक है, कई बार ये होता है कि अगर हम फिल्टर आउट कर रहे होते हैं तो वी ट्राई कि सारा पहले एप्टी मैथ्स कर लें या रीजनिंग कर लें, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए टाइम ही नहीं बचता है लास्ट में। तो उस पर फोकस करना है। वी शुड नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर दिस, नॉट जस्ट ट्रू फॉर मैथ्स बट ऑल्सो फॉर आरसी। आरसी में भी इफ़ यू फील कि यार ये बहुत टफ लग रहा है, मुझे नहीं आ रहा है समझ, लीव इट एंड मूव अहेड। ठीक है, इस पर फोकस करेंगे। देन अल्टीमेटली वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें लेट्स से 33% मार्क्स चाहिए, 67 मार्क्स चाहिए, तो हम इतना कंफर्टेबली एटलीस्ट हम 90 मार्क्स ला रहे हो। वाई एम आई सेइंग दिस टू यू? अगर हम एटलीस्ट हम 90 मार्क्स ला रहे हो ताकि हम पीसफुली सो पाए ऑन द डे ऑफ आर प्रीलिम्स एग्जाम घर आके, एंड देन वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अगर हम इस डिलेमा में रहते हैं कि यार इस कोचिंग से तो जो बहुत एक ट्रेंड चला हुआ है विच आई डोंट अप्रिशिएट अ लॉट, कि इस कोचिंग की से इतने आ रहे हैं, इस कोचिंग की से इतने आ रहे हैं, इसकी की से इतने आ रहे हैं, पीपल मेक लाइक एक्सेल शीट्स। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस पोजीशन में ही ना कर खड़ा करें खुद को। यू हैव टू मेक श्योर कि इफ़ एवरी वन इज सेइंग फॉर बोथ सी सैट एंड जी एस, इफ़ एवरी वन इज सेइंग दैट कट ऑफ विल बी लेट्स से 90 मार्क्स, यू हैव टू मेक श्योर कि चाहे किसी भी की से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरा मिनिमम तो 105 नंबर आ ही रहे हैं। इन देन ओनली यू कैन, जो आपका देयर इज दिस पीरियड ऑफ 16 to 20 days जब CSE का रिजल्ट आने वाला होता है एंड एवरीवन हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, यू कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दीज 16 to 20 days व्हेन यू आर श्योर कि चाहे किसी भी तरीके की आ जाए, चाहे कितने भी आंसर्स, 3-4 आंसर्स चैलेंज होते हैं, 3-4 आंसर्स बदले जाते हैं, चाहे कुछ भी आ जाए, आई एम इन अ सेफ पोजिशन बोथ विद रिस्पेक्ट टू सी सैट। सी सैट में भी अब 67 चाहिए। ठीक है,
अगर तीन चार आर सीज किसी कोचिंग से ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें लगता है शिट अटेम्प्ट गया, टाइम जा रहा है, हम सोच रहे हैं डेली। ऐसा नहीं होना चाहिए। 67 की जगह वी हैव टू स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 90 मार्क्स, कि वो गिर के भी एटलीस्ट इतना तो पहुँच ही जाए, राइट। दीज आर द थिंग्स फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ये मेरी विजडम है फ्रॉम द लास्ट 6 अटेम्प्ट्स जिनमें मैंने सी एस सी क्लियर किया है, प्रीलिम्स क्लियर किया है विद अ कंफर्टेबल मार्जिन and with a lot of confidence. See, in my first attempt, I'll tell you one more thing, the last thing that I want to discuss. In my first attempt, I practiced a lot of questions, ठीक है। In my first attempt, I practiced around 70 टेस्ट, और इनको मैंने बहुत ढंग से सारे पी वाई क्यूज़ को 70 टेस्ट को बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। बट दिस रिड्यूस टू इन माई 6th अटेम्प्ट, दिस रिड्यूस टू लेट्स से 7 टेस्ट, ठीक है। And I could very confidently just attempt 7 tests and sit for the prelims exam because I had the foundation of these 70 tests. So it's very important कि आप इस चीज़ को समझें कि फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस को अच्छे से करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फुल होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जो हर कोई सही कर रहा है वो चीज़ हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। एंड ऑन द लास्ट डे कॉन्फिडेंस और कामनेस के साथ अगर हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, दिस ऑलमोस्ट certainty कि we will be above the cutoff, because the resources that you are getting, the content that you are getting, the support that you are getting is more than enough to push you through that cutoff ka line. It's enough to put you in a position where you can very easily prepare for your mains and write mains, ठीक है। इन रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, बेस्ट अपना एफर्ट देना है, एंड देन यूल सी कि इतना भी टफ नहीं है प्रीलिम्स। बस वो है कि थोड़ा सा डर ज़्यादा है मार्केट में। Stick to your standard sources, keep reading them, keep focusing on them, ask as many doubts as you can to your teachers, and then you will be sorted, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी थी। These are the notes that I made, जो मैंने बोला कि कंपाइलेशन के तौर पे जो मैंने नोट्स बनाए। So that's all from my side. I wish all the very best to you all. अगर कुछ भी और भी आपको कुछ भी डाउट है, if you have any doubts, any questions, maybe you can post that in the